जय हिंद दोस्तों। हाल ही में 8th पे कमीशन पर दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला, 8th पे कमीशन की वेबसाइट फंक्शनल हो गई है और दूसरा, एक मैसेज सर्कुलेट हुआ है जिसमें कहा गया है कि आर्मी ने 8th पे कमीशन को अपने फाइनल 14 सुझाव भेज दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले 7 सुझावों पर चर्चा की थी। आज हम बाकी के 7 सुझावों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए संक्षेप में 8th पे कमीशन की वेबसाइट पर नजर डालते हैं। तो 8th पे कमीशन की वेबसाइट के होम पेज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.8cpc.gov.in। इस पेज पर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है वो है 8cpc क्वेश्चनियर। इस लिंक पर क्लिक करके सभी सरकारी कर्मचारी पे कमीशन को अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। अभी ये लिंक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। जल्दी आपको कैसे अपने सुझाव सबमिट करने हैं उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने सुझाव 16 मार्च 2026 16 मार्च 2026 से पहले भेजने हैं। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि आर्मी ने 8th पे कमीशन को क्या सुझाव भेजे हैं। तो उन 14 सुझावों की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पिछले वीडियो में हमने पहले 7 सुझावों पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बाकी के 7 सुझावों के बारे में जानते हैं और शुरुआत करते हैं प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन के मुद्दे से। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, नया चैनल है और सब्सक्राइबर कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो 8वां सुझाव है प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन। पे कमीशन सेल ने कहा है कि जब भी सैनिक का प्रमोशन होता है उसे एक सर्टिफिकेट जमा करना होता है कि वो अपनी नई पे डेट ऑफ प्रमोशन से लेना चाहता है या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। और किसी भी सैनिक को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ऑफिसर्स को भी नहीं पता और ना ही मुझे पता है। बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं। मैंने सीडीए की किताब में रूल्स पढ़े, इतने मुश्किल थे कि मैं समझ ही नहीं पाया। तो पे कमीशन सेल ने सुझाव दिया है कि सैनिकों से ये ऑप्शन ना मांगी जाए, बल्कि जब भी सैनिक का प्रमोशन हो सीडीए ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन में उसकी पे फिक्स करे जो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ये था 8वां सुझाव। अब आते हैं 9वें सुझाव पर, जो है आर्मी और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अलाउंसेस में समानता। आज की डेट में इंडिया में 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ्स हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी और एनएसजी। ये सीएपीएफ होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करती हैं। इन्हें कुछ विशेष अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस यानी एसडीए, डिटैचमेंट अलाउंस और नॉर्थ ईस्ट के सैनिकों के लिए स्पेशल अलाउंस। सीएपीएफ के सैनिकों को चॉइस मिलती है कि वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस लेना चाहते हैं या एसडीए और डिटैचमेंट अलाउंस। आर्मी में ये चॉइस अवेलेबल नहीं है। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आर्मी और सीएपीएफ के सैनिक जो एक ही स्थान पर नौकरी कर रहे हैं उनके अलाउंसेस अलग अलग है। यह सिस्टम फेयर नहीं है। इसलिए पे कमीशन सेल ने सुझाव दिया है कि आर्मी के सैनिकों को भी सीएपीएफ की तरह अलाउंसेस में चॉइस दी जानी चाहिए। तो यह था 9वां सुझाव। अब आते हैं 10वें सुझाव पर, जो है आर्मी के अलाउंसेस को सरल बनाना। पे कमीशन सेल ने कहा है कि आज की डेट में अलाउंसेस का जो सिस्टम है उसमें 2 बड़ी कमियां हैं। नंबर 1, अलाउंसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। 7th पे कमीशन ने 196 अलाउंसेस की लिस्ट बनाई थी और रिकमेंड किया था कि अलाउंसेस को सिंप्लीफाई किया जाए। और दूसरी कमी है कि अलाउंसेस मिलने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि पहली बात तो अलाउंसेस को क्लब किया जाए और सरल बनाया जाए ताकि सभी सैनिक अपनी एंटाइटलमेंट को आसानी से समझ सकें। और दूसरा, अलाउंसेस के लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सैनिक की पोस्टिंग हुई फील्ड एरिया में, उसने रिपोर्ट किया और अलाउंस ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। और जब उसकी पोस्टिंग वापस पीस में हुई, अलाउंस ऑटोमेटिकली बंद हो गया। सिंपल। तो ये था 10वां सुझाव। अब आते हैं 11वें सुझाव पर, जो है ऑफिसर्स के लिए
टेक्निकल अलाउंस। आज की डेट में सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस जैसे ईएमई, सिग्नल्स, इंजीनियर्स वगैरह के ऑफिसर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलता है। बाकी आर्म्स और सर्विसेज के ऑफिसर्स को टेक्निकल अलाउंस नहीं मिलता। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनके क्वालिफिकेशन भी सेम हो। इसके अलावा ऑफिसर्स को टेक्निकल अलाउंस तभी मिलता है जब वो टेक्निकल काम कर रहे हैं। मान लीजिए सेम ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर एमएस ब्रांच में पोस्ट हो गया तो टेक्निकल अलाउंस मिलना बंद हो जाएगा। इस बारे में पे कमीशन सेल ने 3 सुझाव दिए हैं। नंबर 1, 5th पे कमीशन तक टेक्निकल अलाउंस को टेक्निकल पे कहा जाता था। 8th पे कमीशन को वो सिस्टम वापस बहाल करना चाहिए। इससे होगा ये कि बाकी अलाउंसेस की कैलकुलेशन के लिए टेक्निकल पे को भी शामिल किया जाएगा। नंबर 2, टेक्निकल पे सभी आर्म्स और सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए लागू होनी चाहिए। और नंबर 3, एक बार ऑफिसर क्वालिफाई हो गया तो टेक्निकल पे कंटिन्यू रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की ड्यूटी कर रहा हो। तो ये था 11वां सुझाव। अब आते हैं 12वें सुझाव पर, जो है ऑफिसर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन को और आकर्षक बनाना। जैसा कि आप जानते हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स 10 से 14 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं और उन्हें पेंशन नहीं मिलती। इसके कारण शॉर्ट सर्विस कमीशन में बहुत से लोग नहीं आना चाहते। इस बारे में पे कमीशन सेल ने सुझाव दिया है कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए भी सिविल की तरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम यानी डीसीएस होनी चाहिए। डीसीएस के तहत नौकरी के दौरान इन ऑफिसर्स की पे में से कुछ अमाउंट काटा जाएगा। उतना ही अमाउंट सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और सिविलियंस की तरह इन ऑफिसर्स को भी पेंशन मिलेगी। पेंशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितने साल नौकरी की है। आज की पे के अनुसार अगर ऑफिसर 14 साल की नौकरी करके जाता है तो उसे 40,000 प्लस डीआर, और अगर 10 साल की नौकरी करके जाता है तो उसे 20,000 रुपए प्लस डीआर पेंशन मिलेगी। इससे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को रिटायर होने के बाद कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल पाएगी। तो ये था 12वां सुझाव। अब आते हैं 13वें सुझाव पर, जो है ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी। पे कमीशन सेल ने कहा है कि आज की डेट में डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज अलग अलग है। जैसे आर्मी के जैक ब्रांच और पीसीएसएल कर्नल्स और एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी ग्रुप कैप्टन 57 साल यानी 57 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं, जबकि बाकी आर्मी के कर्नल्स 54 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं। इसी प्रकार नेवी के इक्विवेलेंट ऑफिसर 56 ईयर्स 56 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। पे कमीशन सेल ने सुझाव दिया है कि डिफेंस सर्विसेज के सभी ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज बराबर होनी चाहिए। कर्नल्स की रिटायरमेंट एज 54 साल से बढ़ाकर 57 साल की जानी चाहिए, 57 ईयर्स। ब्रिगेडियर्स की 56 से 58 साल, 58 ईयर्स, और मेजर जनरल्स की 58 से 59 ईयर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो री एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। तो यह था 13वां सुझाव। अब आते हैं 14वें और आखिरी सुझाव पर, जो है डिफेंस सर्विसेज और सिविलियन ऑफिसर्स की रैंक्स में समानता। आज की डेट में करीब 25% सिविलियन ऑफिसर पे लेवल 14 या उससे ऊपर की रैंक में रिटायर होते हैं। 14 मेजर जनरल का पे लेवल है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में यह रेट 1%, 1% से भी कम है। मतलब 1% से भी कम ऑफिसर हैं जो मेजर जनरल या उससे ऊपर की रैंक में पहुंच पाते हैं। इस विषय में पे कमीशन सेल के 3 सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर कैडेट्स को लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाए और ट्रेनिंग समाप्त होते ही उन्हें कैप्टन बना दिया जाए। नंबर 2, कर्नल की रैंक तक एश्योर्ड प्रमोशन दिया जाए। आज की डेट में एश्योर्ड प्रमोशन केवल लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक मिलता है, उसके बाद प्रमोशन बाय सिलेक्शन होता है। और नंबर 3, इस नए रैंक स्ट्रक्चर के अनुसार पे लेवल 10 ब्रावो को 11 के साथ मर्ज किया जाए, पे लेवल 12 अल्फा को 13 के साथ, और पे लेवल 13 अल्फा को पे लेवल 14 के साथ मिला दिया जाए। तो यह था 14वां और आखिरी सुझाव। सभी 14 रिकमेंडेशंस की लिस्ट को आप फिर से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।